हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आप सभी का वोल्केनो आईएएस के इस प्लेटफॉर्म पे। स्टूडेंट्स, अगर हम बात करें इस लेक्चर की तो इस लेक्चर के अंदर हम डिस्कस करेंगे क्लासिकल लैंग्वेज के बारे में। क्लासिकल लैंग्वेज कौन कौन सी लैंग्वेज हैं जिनको क्लासिकल लैंग्वेज का स्टेटस दिया गया है हमारे कंट्री में गवर्नमेंट के द्वारा, उनके बारे में डिस्कस करेंगे। क्या इम्पोर्टेंट क्राइटेरिया हैं किसी भी एक लैंग्वेज को क्लासिकल लैंग्वेज का स्टेटस देने के लिए, और हम डिस्कस करेंगे यहाँ पे कि क्या इम्पोर्टेंट बेनिफिट हैं किसी भी एक लैंग्वेज को अगर क्लासिकल लैंग्वेज का जो स्टेटस है वो दिया जाता है तो क्या उसको बेनिफिट हैं वो मिलते हैं, उसके बारे में भी हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे। तो स्टूडेंट्स, अगर हम बात करें, आपने पॉलिटी के अंदर जो शेड्यूल लैंग्वेज हैं उनके बारे में ज़रूर रीड किया होगा कि इंडिया के अंदर टोटल 22 शेड्यूल लैंग्वेज हैं वो पाई जाती हैं। अब वो शेड्यूल लैंग्वेज कहाँ पे उनके बारे में डिस्क्राइब किया गया है, तो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का जो शेड्यूल है, हमारे संविधान का जो शेड्यूल है, शेड्यूल 8 के अंदर में इन टोटल 22 शेड्यूल लैंग्वेज को वहाँ पे डिसाइड किया गया है, वहाँ पे बताया गया है। ओरिजिनली ये 14 हुआ करते थे, बट इंडिपेंडेंस के बाद में जिस तरीके से अमेंडमेंट एक्ट्स के थ्रू इनको ऐड किया गया, और प्रेजेंट समय में टोटल 22 शेड्यूल लैंग्वेज हैं जो हमारे शेड्यूल 8 के अंदर पाई जाती हैं। ऐसे ही कुछ लैंग्वेज हैं हमारे कंट्री के अंदर जिन लैंग्वेजेस को क्लासिकल लैंग्वेज का जो स्टेटस है वो दिया गया है हमारे हेरिटेज के पर्सपेक्टिव से, जो काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट हैं वो लैंग्वेज। हमारे कल्चर के पर्सपेक्टिव से, हेरिटेज के पर्सपेक्टिव से इम्पोर्टेंट लैंग्वेजेस को क्लासिकल लैंग्वेज का जो स्टेटस है वो हमारे कंट्री के अंदर दिया गया है। स्टूडेंट्स, आप देखिए कि हमारे कंट्री के अंदर जो डाइवर्सिटी है वो आपको देखने के लिए मिलती है, वो ही डाइवर्सिटी आपको लैंग्वेज के पर्सपेक्टिव से भी देखने के लिए मिलती है। अगर हम बात करें डायलेक्ट के पर्सपेक्टिव से, तो आपको हर एक 5 या 10 किलोमीटर के अंदर जो डायलेक्ट है वो चेंज होता हुआ दिखाई देता है, चाहे आप किसी भी एक स्टेट के अंदर देख लीजिए। उसी तरीके से हमारे कंट्री के अंदर अलग अलग तरीके की जो बोलियां हैं, जो भाषाएं हैं, जो लैंग्वेज हैं वो पाई जाती हैं इस कंट्री के अंदर। और हमारे कंट्री की ये यूनिक बात है कि हर एक सेक्टर के अंदर जो डाइवर्सिटी है वो आपको देखने के लिए मिलती है। तो आप देखिए कि इस लैंग्वेज के क्राइटेरिया के अंदर जो क्लासिकल लैंग्वेज का जो स्टेटस जिन लैंग्वेज को दिया गया है वो टोटल 6 लैंग्वेज हैं जिनको क्लासिकल लैंग्वेज का जो स्टेटस है वो दिया गया है। 2004 के समय हमारी गवर्नमेंट के द्वारा पहली बार कुछ लैंग्वेजेस को यहाँ पे क्लासिकल लैंग्वेज के रूप में स्टेटस है वो ग्रांट किया गया। पहली बार जो स्टेटस है वो देने की बात की गई 2004 के समय में। अब यहाँ पे गवर्नमेंट के द्वारा कुछ क्राइटेरिया रखे गए हैं कि कौन सी ऐसी लैंग्वेज हैं, क्या इंपॉर्टेंट क्राइटेरिया हैं जिनके बेसिस पे किसी भी एक लैंग्वेज को क्लासिकल लैंग्वेज का जो स्टेटस है वो दिया जाता है। 4 इंपॉर्टेंट क्राइटेरिया हैं। फर्स्ट इंपॉर्टेंट क्राइटेरिया ये है कि वो लैंग्वेज बेसिकली एक वैल्यूएबल हेरिटेज होना चाहिए उसको, उस लैंग्वेज को बोले जाने वाले लोगों के लिए। काफ़ी सारी जनरेशन से उसको बोला गया हो, डिफरेंट जनरेशन्स के अंदर उसका यूज है वो देखने के लिए मिले, तो वो एक वैल्यूबल हेरिटेज हो काफ़ी सारी जनरेशन्स के लिए, तो उस लैंग्वेज को जो क्लासिकल लैंग्वेज है वो यहाँ पे डेजिग्नेट किया जा सकता है, उसको स्टेटस दिया जा सकता है। सेकंड इम्पोर्टेंट बात यहाँ पे की गई है कि वो लैंग्वेज कम से कम 1500 से 2000 साल के उसका जो हिस्ट्री है वो आपको देखनी चाहिए कि जो लैंग्वेज की जो हिस्ट्री है वो 1500 से लेकर 2000 साल तक पुरानी हो, जब ही उस लैंग्वेज को यहाँ पे जो क्लासिकल लैंग्वेज का जो स्टेटस है वो दिया जा सकता है। इसके अलावा अगर हम बात करें जो लिटरेरी ट्रेडिशन है उस लैंग्वेज के, वो ओरिजिनल होने चाहिए, किसी दूसरी लैंग्वेज से कॉपी नहीं होना चाहिए, किसी दूसरी लैंग्वेज से उसके जो लिटरेरी सोर्सेज हैं, जो लिटरेरी ट्रेडिशंस हैं, उनको बोरो नहीं किया गया हो किसी दूसरी लैंग्वेज से। तो आप देखिए कि कुछ इंपॉर्टेंट क्राइटेरिया ये हैं कि हाई एंटिक्विटी, उसके जो अर्लियर टेक्स्ट हैं वो 1500 से 2000 साल पुराने होने चाहिए, वैल्यूबल हेरिटेज होना चाहिए काफ़ी सारी जनरेशन्स के लिए, ओरिजिनल फॉर्म के अंदर होनी चाहिए लैंग्वेज, उसका जो लिटरेरी सोर्सेज हैं उनको, उन लिटरेरी ट्रेडिशंस को किसी दूसरी लैंग्वेज से बोरो ना किया गया हो, और जो क्लासिकल लैंग्वेज है जो प्रेजेंट समय में वो लैंग्वेज बोली जाती है वो क्लासिकल समय में बोले जाने वाली जो लैंग्वेज है उससे डिफरेंट हो, उससे डिसकंटिन्यूटी यहाँ पे आपको देखने के लिए मिले। जैसे आप सपोज कीजिए प्रेजेंट समय में जो तेलुगु जो लैंग्वेज है जिसका यूज किया जाता है,
तो वो तेलुगु लैंग्वेज जो है वो डिफरेंट होनी चाहिए क्लासिकल तेलुगु से। तो ये डिसकंटिन्यूटी आपको यहाँ पे देखनी चाहिए। अगर किसी भी एक लैंग्वेज के अंदर ये 4 इंपॉर्टेंट क्राइटेरिया पाए जाते हैं तो हमारी गवर्नमेंट के द्वारा उस लैंग्वेज को क्लासिकल लैंग्वेज के रूप में डेजिग्नेट किया जाता है। अभी तक हमारी गवर्नमेंट के द्वारा टोटल 6 ऐसी लैंग्वेज हैं जिनको क्लासिकल लैंग्वेज का जो स्टेटस है वो दिया गया है। अब ये 6 लैंग्वेज कौन कौन सी हैं? सबसे पहले तमिल जो लैंग्वेज है, जो तमिलनाडु के रीजन के अंदर बोली जाती है, उस तमिल लैंग्वेज को 2004 के समय हमारी गवर्नमेंट के द्वारा फर्स्ट कोई क्लासिकल लैंग्वेज का जो स्टेटस है वो दिया गया। फिर उसके बाद में संस्कृत है, जो पुराने समय में जो संस्कृत बोली जाती थी उसको यहाँ पे क्लासिकल लैंग्वेज का स्टेटस दिया गया है। तेलुगु है, जो आंध्र प्रदेश का जो रीजन है वहाँ पे ये बोली जाती है, आंध्र प्रदेश तेलंगाना का जो रीजन है, और नियर बाई जो महाराष्ट्र का जो अफेक्टेड जो नियर बाई जोग्राफिकली जो महाराष्ट्र का रीजन है वहाँ पे भी। इसके अलावा अगर हम बात करें कन्नड़ जो लैंग्वेज है, कन्नड़ आपको कर्नाटका के अंदर देखने के लिए मिलती है, मलयालम आपको केरला के अंदर देखने के लिए मिलती है, और ओडिया जो लैंग्वेज है जो उड़ीसा के अंदर बोली जाती है। तो 2014 के अंदर ओडिया लैंग्वेज को भी क्लासिकल लैंग्वेज का जो स्टेटस है वो दिया गया है। अब इसको याद करने का तरीका क्या है? आप देखिए कि आप हमारा जो मैप देखोगे, मैप का अगर आप सदर्न पार्ट देखोगे तो सदर्न पार्ट के अंदर आपको केरल देखने के लिए मिलेगा, आपको कर्नाटक देखने के लिए मिलेगा, और आपको तमिलनाडु देखने के लिए मिलेगा। तो 3 लैंग्वेज तो आप यहीं पे क्राइटेरिया है उसके अंदर फुलफ़िल कीजिए कि तमिलनाडु के अंदर आपको तमिल है, केरल के अंदर आपको मलयालम है, कर्नाटक के अंदर आपको कन्नड़ जो लैंग्वेज है वो आपको देखने के लिए मिलती है, और इन्हीं के नियर बाई एरिया है आंध्र प्रदेश और हमारा जो तेलंगाना का जो जगह है वहाँ पे तेलुगु नाम की जो भाषा है वो बोली जाती है। तो 4 स्टेट यहाँ पे कवर होते हैं। इसके साथ साथ संस्कृत है और ओडिया जो लैंग्वेज है जो उड़ीसा के अंदर बोली जाती है। तो ऐसे हमारी जो टोटल 6 लैंग्वेज हैं जो क्लासिकल लैंग्वेज का जिनको स्टेटस दिया गया है। अगर किसी भी एक लैंग्वेज को क्लासिकल लैंग्वेज का जो स्टेटस है वो दिया जाता है तो उसके क्या बेनिफिट होते हैं उसके बारे में अगर हम बात करें तो हमारी 2 मेजर जो इंटरनेशनल अवार्ड हैं जो अकेडमिक्स के अंदर दिए जाते हैं, लैंग्वेज के अंदर ग्रांट किए जाते हैं, चाहे साहित्य अकेडमी हो या जो डिफरेंट अकेडमीज़ हैं, तो 2 मेजर इंटरनेशनल जो अवार्ड हैं वो इस लैंग्वेज को देखने के लिए मिलेंगे। तो इसको लैंग्वेज से रिलेटेड जो स्कॉलर्स हैं, जो एमिनेंट पर्सनैलिटीज़ हैं, जो लैंग्वेज के रिलेटेड जो उनका लिटरेरी है, उनको यहाँ पे जो बेनिफिट है वो देखने के लिए मिलेगा। तो 2 मेजर इंटरनेशनल अवार्ड हैं किसी भी एक लैंग्वेज को अगर यहाँ पे क्लासिकल लैंग्वेज का स्टेटस मिलता है। सेंटर ऑफ एक्सीलेंस है वो क्लासिकल लैंग्वेज के लिए इस्टेब्लिश किए जाएंगे, उस लैंग्वेज को बोलने वाले लोगों को वहाँ पे मोटिवेट किया जाएगा, उनको एंडोर्स किया जाएगा, उनके वर्क को, उनका जो लिटरेरी वर्क है उसको भी प्रमोशन है वो देखने के लिए मिलेगा। इसके अलावा यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन के द्वारा जो हमारी सेंट्रल यूनिवर्सिटी हैं, हर एक स्टेट के अंदर एक सेंट्रल यूनिवर्सिटी है वो पाई जाती है। तो उस सेंट्रल यूनिवर्सिटी के अंदर यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन के द्वारा जो प्रोफेशनल चेयर हैं वो स्कॉलर्स की प्रोफेशनल चेयर हैं वो क्रिएट की जाएंगी उस क्लासिकल लैंग्वेज के रिगार्डिंग में। तो स्टूडेंट्स ये कुछ बेनिफिट हैं, अवार्ड हैं, उसके रिगार्डिंग में सेंटर ऑफ एक्सीलेंस का जो सेंटर है वो ओपन किया जाएगा। यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन के द्वारा सेंट्रल यूनिवर्सिटी के अंदर जो प्रोफेशनल चेयर हैं वो स्कॉलर्स की क्रिएट की जाएंगी। ये आपको बेनिफिट है वो देखने के लिए मिलता है क्लासिकल लैंग्वेज का। 2 ऐसी क्लासिकल लैंग्वेज हैं जिनके रिगार्डिंग में जो डिमांड है वो कंटिन्यू आपको न्यूज़ के अंदर देखने के लिए मिलती है। जैसे 2020 के समय में मराठी लैंग्वेज के लिए लोग हैं वो प्रोटेस्ट किए थे कि मराठी लैंग्वेज को भी क्लासिकल लैंग्वेज का जो स्टेटस है वो दे दिया जाना चाहिए, बट इस क्राइटेरिया में फुलफ़िल ना होने की वजह से मराठी लैंग्वेज को क्लासिकल लैंग्वेज का जो स्टेटस है वो नहीं दिया गया। इसके अलावा आपको देखने के लिए मिलता है, मराठी के अलावा आपको देखने के लिए मिलता है जो पाली लैंग्वेज है, जो पाली लैंग्वेज जो एंशिएंट बुद्धिज़्म के समय बोली जाती थी, तो पाली लैंग्वेज को भी क्लासिकल लैंग्वेज के स्टेटस की जो डिमांड है वो देखने के लिए मिलती है। तो मराठी और पाली लैंग्वेज को क्लासिकल लैंग्वेज का जो स्टेटस है वो नहीं दिया गया है। टोटल 6 लैंग्वेज हैं जिनको क्लासिकल लैंग्वेज का जो स्टेटस है वो इंडिया के अंदर ग्रांट किया गया है। तो ये क्लासिकल लैंग्वेज के रिगार्डिंग में जो इम्पोर्टेंट क्राइटेरिया हैं
जो डिसकंटिन्यूटी 1500 से 2000 साल पुरानी लैंग्वेज होनी चाहिए, ओरिजिनल होनी चाहिए, किसी दूसरे से बोरो ना किया गया हो। इसके अलावा आप देखने के लिए हमने बेनिफिट के बारे में डिस्कस किया और क्लासिकल लैंग्वेजेस के बारे में डिस्कस किया। तो स्टूडेंट्स ये क्लासिकल लैंग्वेज के बारे में था। यूपीएससी ने 2015 के समय ओडिया लैंग्वेज के रिगार्डिंग में क्वेश्चन है वो पूछा था कि इनमें से कौन सी लैंग्वेज है जिसको क्लासिकल लैंग्वेज का जो लेटेस्ट स्टेटस है वो दिया गया है। ऐसा क्वेश्चन यूपीएससी के द्वारा 2015 के प्रीलिम्स के अंदर पूछा गया था। तो आपको इनके बारे में पता होना चाहिए। तो स्टूडेंट्स इसी तरीके से हम आपको कंटिन्यू अपडेट करते रहेंगे डिफरेंट टॉपिक्स से। तो आप बने रहिए हमारे साथ। थैंक यू स्टूडेंट्स, थैंक यू वेरी मच।